जाहिद न तुम पियो न किसी को पिला सको, जाहिद न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। पहली बात यह है कि अगर आपके पास वक्त हो तभी इस वीडियो को देखिएगा और आइए कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो पूछी भी नहीं जाती और हर किसी को आ रही होती हैं। तो अपनी कोशिश ये होती है कुछ नया सीखने की, नया करने की। तो आपके पास अगर वक्त है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। मैं फिर कहता हूं कि अगर टाइम नहीं है तो आप जा सकते हैं और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तब लाइक कीजिएगा। और हमेशा ऐसे वीडियो और आगे भी देखने हैं, तैयारी कंप्लीट करनी है किसी भी एग्ज़ाम की वनडे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो सभी को शेयर कीजिएगा। और एक बात, नहीं पसंद आता है तो इसे आप जो है लाइक के अलावा डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके सामने दोनों ऑप्शन हैं। आज का पहला सवाल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तिफ़ादा हो सके। पहला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस अदीब की लिखी हुई किताब रसूम दहली है। तो यहीं से बात शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं सभी का आंसर एकदम राइट सही होने वाला है। तो रसूम दहली किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? इसमें आपका जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका एकदम राइट आंसर है। आंसर आपका डी होने वाला है, सैयद अहमद अली। अब गौर से सुनिएगा, सैयद अहमद अली की किताब का नाम है रसूम दहली। एक बात याद रखिए कि 1846 में ये पैदा हुए हैं और 1918 में इनका इंतकाल हुआ है। एक चीज़ ये याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की नहीं ज़रूरत है। इसके बाद में तिफली नामा आपसे पूछा जाए किसका है, या फिर इसके बाद में जो है हादिउन निसा अगर पूछा जाए, तो ये दोनों किताबें, दोनों तसानीफ़ जो हैं वो इन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं। सैयद अहमद, आप इनका नाम याद रखिएगा, सैयद अहमद दहलवी। दूसरी चीज़ एक और इनकी तसनीफ़ है, वो आपको हर हाल में याद रखना है, वो है फ़रंग आसिफिया। अच्छा, दबदबे आसिफी किसका रिसाला है, यह आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कितने एक्टिव रहते हैं। और एक इन्होंने लुगत भी लिखी है। तो कितनी चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। सबसे नंबर एक पे पैदाइश जो है वो सैयद हामिद दहलवी की जो है, वो सैयद अहमद दहलवी की जो है वो पैदाइश हुई है 1846 को और इंतकाल जो है वो 1918 का हुआ है। तिफली नामा और हादिउन निसा जो है वो इनकी दोनों तसानीफ़ें हैं। साथ साथ में फ़रंग आसिफिया तसानीफ़ है। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये वो राइटर हैं जिनसे अगर सवाल पूछा गया तो आपके अच्छे क्वेश्चन लोग ऐसे सही नहीं कर पाएंगे और 3-4 क्वेश्चनों से ही, अच्छे पढ़ने वालों का 2 या 3 क्वेश्चनों से ही जो सिलेक्शन होता है वो रुक जाता है। तो यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की या उर्दू के वनडे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा अदीब है जो सर सैयद का लिटरेरी सेक्रेटरी भी रहा है? ये भी बहुत ही अहम बात है। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये वो सभी लोग हैं जो इनसे जुड़े रहे थे सर सैयद से। तो सर सैयद का लिटरेरी आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और सेक्रेटरी कौन था? तो जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा शिबली, तो उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। शिबली नौमानी हैं, वो सर सैयद के साथ जुड़े रहे और शिबली जो हैं वो कॉमन राइटर हैं, वो आप सभी को उनके बारे में पता होता है। तो इनके बारे में हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिबली की एक किताब है, अगर वो आपको याद रहती है तो याद रहे, बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। आपको याद अगर रहती है तो दज़ा इस्तिलाहात आपको याद रखना है, वो लिखी हुई तसनीफ़ शिबली नौमानी की है। तो इस तरह से शिबली के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको मालूम है पहले से ही। अब अगला सवाल है कि नोबेल के अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं? नोबेल के अज्जाए तरकीबी आपको अमूमन मालूम होता है। जैसे आपसे पूछा जाए हकीकत निगारी किस में होती है, तो नोबेल में होती है। हकीकी ज़िंदगी का अक्स कहाँ, किस सिन्फ में मिलता है, तो आप उसका जवाब देंगे नोबेल में। आपको हर हाल में याद रखिएगा, नोबेल जो है वो अंग्रेज़ ज़बान का है, लेकिन आया जो है वो नावेला लफ्ज़ अगर पूछा जाए किसका है तो अतालवी ज़बान का है। गौर कीजिएगा, अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो है वो नोबेल अंग्रेज़ी लफ्ज़ है और नावेला जो है वो अतालवी है। ये चीज़ आपको हर हाल में याद रखना है। तो इसमें कैरेक्टर कितने होते हैं, अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। अज्जाए तरकीबी वैसे पूछता नहीं है, लेकिन बाई चांस ऐसी चीज़ें हैं कि याद रख लीजिए कि अब तो कुछ भी भरोसा नहीं क्या पूछा जाए। नंबर पे किस्सा, प्लाट, किरदार।
किस्सा, प्लाट, किरदार, फिर मकाला, मंजरकशी और नुक्ता नज़र। मकाला, मंजरकशी, नुक्ता नज़र, इस तरह से आपको इसके अज्जाए तरकीबी 6 होते हैं, वो आपको हर हाल में याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है नोबेल जो है वो किस तहरीक से शुरू हुआ था, तो ये बात भी उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, वो सर सैयद की जो तहरीक थी, अलीगढ़ तहरीक, उसी से शुरू हुआ। यहीं पर मुझे एक बात याद आती है कि सर सैयद तहरीक के बाद में एक तहरीक आई थी जिसको रोमानी तहरीक कहते हैं, लेकिन उसको अदब लतीफ़ तहरीक के भी नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको क्रम अगर दे दिया, और उन्होंने दे दिया तरक्की पसंद तहरीक, हल्का रवाब ज़ौक़ है और अलीगढ़ तहरीक है, इसमें रोमानी का नाम ना दे करके अदब लतीफ़ का दे दिया, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि पहले कौन सी है उसके बाद कौन सी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ तहरीक के बाद में आने वाली तहरीक रोमानी तहरीक है, उसको कभी कभी जो है वो अदब लतीफ़ की तहरीक भी कहा जाता है या मान लिया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप अपनी नज़र में रखिएगा। अब इसके बाद में अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नाबिल में अकबरी असगरी 2 बहनों का किस्सा बयान किया गया है? तो अकबरी और असगरी जो है वो 2 बहनों का किस्सा किस नावल में बयान किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, जितने ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारी की सारी तसानीफ़ जो हैं वो किसकी तसानीफ़ हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की हैं। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा मिरातुल उरूस, तो मिरातुल उरूस जो है उसमें ही अकबरी और असगरी, ये 2 बहनें जो हैं उनके किस्से को बयान किया गया है। दोनों के अलग अलग मुख्तलिफ़ किरदार हैं और उन्हीं को इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि मोहम्मद अली तबीब किस तरह के नोबेल निगार हैं? बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने रखे जाते हैं, ये मेरी किताब है शाहीन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं और खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मेरी 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, उसको भी आप खूब देखिए और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको नोट कीजिएगा। इसको मंगाने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको अच्छा लगे तब इसको मंगाइएगा, आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। आपकी बहुत ज़्यादा ये इस बात की फरमाइश थी कि सर हमको TGT AT ग्रेड के लिए किताब बता दीजिए, तो मैं दूसरी किताबों पे ना भरोसा करके मैंने खुद अपनी किताब लिखी है और इस किताब पर मुझे अपनी ही किताब पे और अपने लिखे पे भरोसा है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। बाकी अगला सवाल देखिए, तो ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और किताब के साथ साथ में वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो में मैं उससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें बताता चलता हूँ। तो मोहम्मद अली जो तबीब हैं, ये किस तरह के नोबेल निगार हैं? तो तारीख़ इस्लाम के नोबेल निगार हैं, या फिर इस्लाही नोबेल निगार हैं, या मजहबी नोबेल निगार हैं, या फिर साथ साथ में जासूसी नोबेल इन्होंने लिखे हैं। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा ए, तो ये जो हैं वो किस तरह के नोबेल निगार हैं? ये नोबेल निगार हैं तारीख़ इस्लाम नोबेल निगार। तो तारीख़ इस्लाम आपको याद रखना है, इसके नोबेल निगार हैं। अच्छा, इनके बारे में याद रखिएगा, 2 लोगों को नाम तारीख़ इस्लाम को ज़िंदा करने में 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक तो राशिदुल खैरी का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, और दूसरा जो आपको याद रखना है वो इन्हीं साहब का याद रखना है जिनका नाम मोहम्मद अली तबीब है। तो क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं। अच्छा, 2 तसानीफ़ें भी है, जब इतनी बात याद आई है तो 2 तसानीफ़ें भी इनकी नोट कर लेनी चाहिए आपको। एक इनकी आपको याद रखना है हर हाल में जो है वो नील का सांप। नील का सांप जो है वो किसकी तसनीफ़ है? तो लिखी हुई तसनीफ़ है तबीब की। पूछा जाए नील का सांप किसका नोबेल है, तो आप जवाब देंगे वो नोबेल है मोहम्मद अली तबीब का। और अगर आपसे पूछा जाए इबरत के जो है किसके लिखा हुआ नोबेल है, तो वो भी आप जवाब देंगे मोहम्मद अली तबीब का। तो अब इसमें क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ और, मुझे इबरत जो है, मैंने इसी तरह का टॉपिक भी अपनी किताब में शामिल किया है कि एक ही नाम जैसी तसानीफ़ हैं बहुत लोगों के। तो इबरत अगर नोबेल जो है वो मोहम्मद अली तबीब का है, लेकिन इबरत नाम का अफसाना या फिर इंशाइया के ढंग में लिखा गया अफसाना जो हाई स्कूल की उर्दू किताब में भी सिलेबस में शामिल है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, वो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। इबरत जो है पंडित अयोध्यानाथ का उसमें कैरेक्टर भी है, वो हर हाल में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इतनी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूँ मालूम चली होंगी और आपको ने नोट भी की होंगी। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिए। अगर गलत लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तब भी आप ज़रूर बताइए। नहीं समझ में आता है तब भी आप एक मतलब कमेंट कर सकते हैं। दोनों तरह से, ऐसे लाइक कर सकते हैं और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए ना, आज जिंदा दिली का सबूत दीजिए। आगे देखिए,
काया पलट और हाजी बगलौल। देखिए ये जिस राइटर के लिखे हुए दोनों नावल हैं, दोनों नावल जिस राइटर के लिखे हुए हैं, इस बंदे की डिटेल हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जाकर देखिए और वहाँ पर इनके बारे में सारी चीज़ नोट कर लीजिए। तो जो बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत आसान सा सवाल है। आपका आंसर सही होने वाला है सज्जाद हुसैन। सज्जाद हुसैन जिन्होंने रिसाला जो है अखबार अवध पंच निकाला था। तो हाजी बगलौल इन्हीं का लिखा हुआ है, इन्हीं का काया पलट भी लिखा हुआ है। ये चीज़ें इनके बारे में आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। यही वो बंदा है जिसने क्या कहते हैं फैज़ाबाद के अंदर आर्मी के जो लोग होते हैं, फ़ौज के लोग होते हैं, उनको उर्दू पढ़ाने का काम सज्जाद हुसैन ने ही किया है। तो सज्जाद हुसैन से इतनी चीज़ें आप वाकिफ़ रहना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, नूरुल हसन नकवी के मुताबिक किस नावल निगार को जदीद उर्दू नावल निगार माना जा सकता है? तो जदीद उर्दू नावल निगार की बुनियाद रखने वाले गुजारों में नूरुल हसन नकवी के मुताबिक कौन होगा? देखिए आपने बुक मेरी पढ़ते हैं और साथ ही साथ में मेरी वीडियो देखते हैं तो आपकी NCERT नूरुल हसन नकवी, एहतशाम हुसैन, ज़िया उर्दू और बहुत सारी डिफरेंट जो किताबें हैं वो सारी की सारी कवर होती चलेंगी। तो आपको वहाँ ये सारी चीज़ों का आप फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद, ये जो है मुंशी प्रेमचंद, इन्हीं की लिखी हुई ये तसनीफ़ है, तसनीफ़ कह रहे, ये जदीद उर्दू नावल जो निगार माने जाते हैं, इन्हीं से ही नूरुल हसन नकवी ने इन्हीं को माना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब इसके बाद में अगला सवाल है, मामूली लड़की किसका लिखा हुआ नावल है? देखिए मामूली लड़की जो है वो किसका लिखा हुआ नावल है? आप फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर भी इसका सही दिया होगा। अब इसमें आपका आंसर क्या होगा? मामूली लड़की, इसको हर हाल में आपको याद रखना है। ये नावल किसका लिखा हुआ है? मामूली लड़की। मैंने क्या कहा, आइए कुछ नया सीखते हैं। आपको मुझसे बहुत ज़्यादा नया और वो चीज़ मिलेगी जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो बलवंत सिंह का नाम आपको याद रखना है। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बलवंत सिंह का आप हर हाल में नाम याद रखेंगे। मामूली लड़की जो है वो लिखा हुआ बलवंत सिंह का ही है। देखिए और भी जैसे लैला के खतूत है, ये आपको पहले से मालूम है, काजी अब्दुल गफ्फार का है। या इसके अलावा शिकस्त आपको मालूम ही है पहले किसका, कृष्ण चंद्र का है। या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे गुरेज आपको मालूम होना चाहिए, अजीज़ अहमद का लिखा हुआ नावल है। अच्छा देखिए बलवंत सिंह की जब हमने बात की है तो बलवंत सिंह के दौर के जो नावल निगार हैं उनको आपको हर हाल में याद रखना है। जैसे हयातुल्लाह अंसारी का नावल आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, लहू के फूल। लहू के फूल हर हाल में आपको हयातुल्लाह अंसारी का नावल याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगर जो ख़ास में है तो वो शब गुज़ीदा, ये नावल आपको अब काजी अब्दुल सत्तार का है जो हर हाल में याद रहना चाहिए। अच्छा एक बहुत अहम नावल है सलीम अख्तर का, ज़ब्त की दीवार, हर हाल में है। बलवंत सिंह के साथी हैं, इनका नाम आपको सलीम अख्तर का याद रखना है। और इन अगर पूछा जाता है कि जो है ज़ब्त की दीवार किसका नावल है तो आप जवाब देंगे सलीम अख्तर का। उम्मीद करता हूं सभी को। अच्छा एक और अनवर सज्जाद का भी नावल आपको याद रखना चाहिए कि अनवर सज्जाद का नावल था खुशबुओं का बाग। खुशबुओं का बाग जो है वो हर हाल में याद रखना है। वो लिखा हुआ नावल किसका है? तो वो लिखा हुआ है अनवर सज्जाद का। आई थिंक अब ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और बहुत ऐसी कोई ख़ास बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो आपको याद ना रहें। इसके बाद में दर्ज झेल में से कौन सा नावल जो है वो महेंद्र नाथ का लिखा हुआ है? ये महेंद्र नाथ जो है अगर NCERT जो पढ़ेंगे आप तो उसमें इसका नाम जो है वो आपके सामने कई बार घूमता हुआ नज़र आएगा। तो इनकी जो है अरमानों की सेज, ये आपसे अगर पूछा जाता है अरमानों की सेज किसका लिखा हुआ नावल है तो महेंद्र नाथ का नाम नावल आपको याद रखना है, अरमानों की सेज। आई थिंक सभी का सही हुआ होगा। बाकी देखिए ये जो मैंने अभी बताया था, बाकी ये जो जितने ये दिए गए हैं इनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। देखिए खुशबुओं का बाग किसका था, ये चीज़ मैंने अभी आपके सामने बताई, उम्मीद करता हूँ सभी को याद होगा। खुशबू का जो बाग था वो अनवर सज्जाद का था। इसके बाद में ज़ब्त की दीवार भी मैंने बताया था, ये ज़ब्त की दीवार किसका था तो सलीम अख्तर का था। इसके बाद में शब गुज़ीदा भी मैंने बताया है तो ये किसका था, ये तो आपको मालूम होगा, काजी अब्दुल सत्तार का था। अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला सवाल है कि किस यूनिवर्सिटी ने डिप्टी नज़ीर अहमद को LLD की डिग्री एजाज़ के तौर पे अता की थी? देखिए मुझे उर्दू नहीं आती है और खुदा करे उर्दू आ जाए, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उर्दू सीख जाऊँ। बहुत मुश्किल काम है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं तो हिंदी का स्टूडेंट हूँ। आप लोगों की दुआएं बहुत मेरे साथ रही हैं और अपने चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से PhD वाले जो बहुत अच्छी उनका मताला भी होता है और वो चीज़ हमें वो जो मशवरा देते हैं वो बहुत ही अहम होता है। तो ऐसे अगर आप स्टूडेंट हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कोई मशवरा देना तो देना चाहिए। अब इसमें देखिए
तो इसका जवाब पे पहले बात करते हैं। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी तो जो है वो बनी ही नहीं थी, ना उस्मानिया बनी थी। जब तक तो डिप्टी नज़ीर अहमद का पता चला इंतकाल हो गया, ये दोनों यूनिवर्सिटी ही नहीं बनी थी। वो एक 20 में बनी है, एक 18 में बनी है। तो जर्मनी यूनिवर्सिटी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। यहाँ पे एडमवरा जो यूनिवर्सिटी है वो आपको याद रखना चाहिए। एडमवरा यूनिवर्सिटी के हर हाल में आपको याद रखना चाहिए कि यहीं से इनको ये डिग्री मिली हुई है डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में। देखिए ख़ास बातें डिप्टी नज़ीर अहमद की अगर आपको याद रखना, आपसे पूछा जाए इनके वालिद का नाम जो है क्या था, तो वो इनके वालिद का नाम मेरे जहन से निकल गया, नहीं याद आ रहा, लेकिन खैर इनके उस्ताद का नाम याद रखिएगा। इनके वालिद ने जो है अब्दुल खालिक जो थे उनके हाथ में इनका हाथ दिया था और उन्हीं ने इनको इल्म दिया है और पढ़ाया है। तो अब्दुल खालिक का नाम आपको याद रखना है। वो उस्ताद किसके हैं, तो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, इनकी जो ये दिल्ली कॉलेज था उसमें ये इन्होंने पढ़ाई की थी। तो मुंशी करीमुद्दीन से यहाँ इनकी मुलाकात हुई थी, प्यारे लाल से यहाँ मुलाकात हुई थी और साथ साथ में आशोब जो हैं उनसे भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो इस दिल्ली कॉलेज में बहुत से लोग, अमूमन हम लोग ज़काउल्लाह हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, इनका नाम जानते हैं, लेकिन आपको मुंशी करीमुद्दीन का भी नाम याद रखना है, प्यारे का याद रखना है और आशोब का याद रखना है। ये लोग भी दिल्ली कॉलेज के ही स्टूडेंट थे, ये भी वहाँ जुड़े हुए थे। अच्छा, दूसरी बात, ये इंस्पेक्टर बना दिए गए थे, क्या कहते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर बना, डिप्टी नज़ीर अहमद डिप्टी बन गए थे। तो डिप्टी इंस्पेक्टर जब बने थे तो इनकी तनख्वाह जो है वो 25 रुपया माहवार थी। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तनख्वाह कितनी थी, तो 25 रुपये। हर हाल में याद रखना है इनकी तनख्वाह कितनी थी, क्योंकि तनख्वाह पूछते हैं कि, तो वो तनख्वाह जो है वो 25 रुपये। अब दूसरी चीज़ इनके बारे में जो याद रखिएगा कि वो 1883 में नूरुल हसन नकवी के मुताबिक 1883 में इनको जो है वो सालार जंग जो थे उन्होंने हैदराबाद में इनको 800 रुपया माहवार पर अपने वहाँ बुलाया था। तो 800 रुपया तनख्वाह पे ये कहाँ चले गए थे, तो वो गए थे ये हैदराबाद। उसके बाद में इनकी तनख्वाह जो है वो क्या 1700 रुपये हो गई थी। आगे चल करके इनकी 1883 में 1700 रुपये इनकी तनख्वाह हो गई थी। ये तीन चीज़ें। पहले इनके तखर्रुज जो हुआ था तो वो कितने रुपया माहवार पर हुआ था, तो वो 25 रुपये पर हुआ था। हैदराबाद या सालार जंग के वहाँ चले, उनके कहने पर गए तो इनकी कितनी, हैदराबाद जाने पर कितनी तनख्वाह हो गई थी, तो वो आपको याद रखना है 800 रुपये हो गई थी। लेकिन बाद में 1883 में सालार जंग का इंतकाल, वफात हो गई थी, उस टाइम पर इनकी तनख्वाह कितने रुपये हो गई थी बढ़ करके, तो 1700 रुपये हो गई थी। ये चीज़ आपको हर हाल में याद रखना है। और 1897 में इनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला था, ये भी उम्मीद करता हूँ। अच्छा, ये जो इनको ये मिला था, क्या कहते हैं, एजाज़ी जो डिग्री मिली हुई थी इनको एडमबरा यूनिवर्सिटी से, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये 1912 के आसपास में मिली हुई है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रहें तो बहुत अच्छी बात है। इतनी डिटेल बहुत हो गई है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। बाकी जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही मालूम है। नूरुल हसन नकवी के मुताबिक नाबिल तौबतुन निसू किस सन में लिखा गया। अब ये भी बहुत बड़ा लोचा है। अलग अलग तसानीफ़ों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग इनका जो है वो सन दे रखा है। तो देखिए, अमूमन हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं उनमें 1800, आपको मालूम होगा 1874 सही माना जाता है। लेकिन नूरुल हसन नकवी के मुताबिक जो है वो 1877 में जो है नाबिल जो है वो तौबतुन निसू लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको याद ही होगा। ज़ाहिरदार बेग इसका इसमें बहुत ही अहम किरदार माना गया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, इनका लिखा हुआ एक नावल था इब्नुल वक्त। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा इब्नुल वक्त। ये आगे दिया भी गया है। अगला सवाल, नूरुल हसन नकवी के मुताबिक इब्नुल वक्त किस सन में लिखा गया है। तो नूरुल हसन नकवी के मुताबिक इब्नुल वक्त की जो इशाअत है वो 1888 है। इब्नुल वक्त की 1888 है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अच्छा, इसका मौजू क्या है, जो इब्नुल वक्त है, ये भी आपको हर कीमत पे याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ी जो माशरत की अंधाधुंध तकलीद थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है इस नावल के अंदर। तो अंग्रेज़ी हुकूमत की अंधाधुंध जो तकलीद की जा रही है, ख़ास तौर से सर सैयद वगैरह की तरफ से, और मुसलमानों से भी कहा जा रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ में हिस्सा लीजिए और उनके समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। तो इस चीज़ की खिलाफत की गई है इब्नुल वक्त में। इसीलिए कभी कभी नावल जो इब्नुल वक्त है उसको सर सैयद अहमद के किरदार का चरबा भी कहा जाता है। चरबा का मतलब ये होता है कि उनकी नकल बना करके उनके कैरेक्टर की जो है, क्या कहते हैं, खामियों को उजागर करना। ये चीज़ आपको हर हाल में नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी रहेगा।
दूसरी बात, रुए सादिका भी आपको याद रखना चाहिए। इनका लिखा हुआ रुए सादिका है, उसका भी मौजू आपको याद रखना चाहिए। जो मौजू है, जो उन्वान है, वो मौजू है नावलों के, वो याद रखना चाहिए। तो इब्नुल वक्त का आपको मालूम चल गया है। रुए सादिका में क्या करा गया है, तो इसमें मजहबी अकायद के सिलसिले में जो मालूमात पेश की गई है वही उसी की तफसील है जो रुए सादिका है। और इनका फसाना मुब्तला लिखा हुआ नाविल है, उसका अगर आपसे पूछ लिया जाए मौजू क्या था, तो उसमें इन्होंने क्या करा था, जो एक से ज़्यादा शादियां कर ली जाती हैं, कि ख़ास तौर से जो पुरुष होते हैं वो एक से ज़्यादा जो औरतें रखते हैं, शादियां कर लेते हैं, तो उसके नुकसानात क्या हैं, उसकी मुश्किलात क्या हैं, उन चीज़ों की तफसील से बयान की गई है फसाने मुब्तला में। ये बात भी आपको नहीं भूलना चाहिए। इसी तरीके से अय्यामा भी लिखा हुआ इनका नाबिल है, और उसका मौजू अगर पूछा जाए तो बेवा औरतों की दूसरी शादी जो कराने की बात है, दूसरी शादी कराने के लिए बेवा औरतों की आवाज़ जो उठाई गई है वो किस में उठाई गई, तो अय्यामा में उठाई गई है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अय्यामा का मौजू क्या है, तो जो बेवा हैं उनकी दूसरी शादी कराने का मौजू है। अच्छा, इसके बाद में रुए सादिका में क्या है, तो मजहबी अकायद की जो है वो तफसील बयान की गई है। फसाना मुब्तला में क्या है, तो एक से ज़्यादा जो शादी करते हैं उनके नुकसानात बयान किए गए हैं। इब्नुल वक्त में क्या है, तो इब्नुल वक्त में जो अंग्रेज़ी हुकूमत की तकलीद की जा रही थी उसके ख़िलाफ़ बात रखी गई है, और सर सैयद का चरवा है। अब इससे ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, अब अगला सवाल है। देखिए, मैं फिर एक बार वही कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते तो आपको लाइक करना चाहिए, और नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। वो हर हाल में मैं दोनों छूट आपको देता हूँ। अगला सवाल ये आपके सामने है, और देखिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरी बुक तो मेरा अपना मशवरा है कि आपको ख़रीद लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि इसकी किताब को जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने ख़रीद रखा है, तो वो अच्छी फ़ाइट ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अब देखिए कि किसके मुताबिक नज़ीर अहमद के किरदार या स्याह रंग के होते हैं या फिर सफ़ेद रंग के होते हैं। तो सफ़ेद रंग के होते हैं या स्याह रंग के होते हैं, इसका मतलब या तो किरदार शैतान होते हैं या फरिश्ते होते हैं, लेकिन किरदार जो हैं वो इंसान नहीं होते हैं। ये बात आपको मालूम है, किरदार शैतान होते हैं या फरिश्ते होते हैं। किसने कही है, लेकिन इसी को मैंने मॉडिफाई किया है, तो क्योंकि लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है सवाल के अंदर, तो आपके सामने भी मैंने सवाल की भाषा चेंज की है। तो आल अहमद सुरूर आपका आंसर सही होना चाहिए। जो चारों बातें मैंने बताई हैं, सिहा या सफ़ेद किरदारों की बात की जाए, नज़ीर अहमद के किरदार, तब भी आपका आल अहमद सुरूर ही आंसर रहेगा। और शैतान और फरिश्ते वाला बात अगर कही जाए कि या तो किरदार शैतान होते हैं या फरिश्ते होते हैं, तब भी आपको याद रखना है कि आंसर आपका होगा आल अहमद सुरूर। अगला सवाल है, रतन सरशार ने जामे सरशार को उन्होंने किस उन्वान से लिखना शुरू किया था। देखिए, इनका लिखा जो रतननाथ सरशार हैं उनका लिखा हुआ नाविल है जामे सरशार। तो जामे सरशार आपको सभी को मालूम है। तो जामे सरशार में उसके जो शुरू में जब लिखा गया था तो इसका उन्वान क्या था, किस उन्वान से इसे लिखना शुरू किया गया था। बहुत अलग अलग तरह का सवाल है, और ऐसा अगर सवाल आपसे पूछा गया तो आपके तो दिमाग की जो क्या कहते हैं ग्रीन वो क्या कहते हैं रेड लाइट जल जाएगी एग्ज़ाम के अंदर। और आपको अपने एग्ज़ाम से पहले अपने आप को ठोस और खूब मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हाल में आपकी कमज़ोरियाँ आपकी मजबूती बने, और आप ऐसा ना हो कि आप बैठे हों, आप घर पे सो रहे हों, आप आराम कर रहे हो, कोई और बंदा होगा जो तैयारी कर रहा होगा, कोई और बंदा होगा जो इस टाइम पढ़ रहा होगा, वो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर हर हाल में पिछाड़ देगा। तो आप जगिए और अच्छे से जगिए, और पूरी तरह से खूब अच्छे से मुताला कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर हाल में अपने बच्चे निकल पाएँ। अब देखिए, ये ऑप्शन जो है इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो पहला वाला सही हो जाएगा। फसाना जदीद जो है जदीद आपको याद रखना चाहिए। देखिए, इन्होंने फसाना आज़ाद लिखा था, और फसाना आज़ाद के बाद में फसाना जदीद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि फसाना आज़ाद जो है उसमें इनको खूब शोहरत मिली। तो इन्होंने क्या, क्यों ना इसकी कॉपी कर दें, एक और दूसरी तरीके का इसी तरह का लिख दिया जाए। तो उसका नाम भी वैसे ही रख दिया इन्होंने, फसाना जदीद। लेकिन बाद में इन्होंने एक जैसा मिक्स नाम समझ करके जामे सरशार कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। तो जामे सरशार का पुराना नाम, अगर नाविल जामे सरशार पूछा जाता है उसका पुराना नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा फसाना जदीद। अब ये चीज़ उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगी, और किसी भी कीमत पे आपको भूलना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा इसको जो इन्होंने लिखना शुरू किया था
जामे सरशार को, तो वो भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ में जो है वो शहर कोसार भी इनका एक लिखा हुआ नावल है, उसकी सन आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, 1890 में लिखा है। 1890 में कौन सा नावल लिखा है? तो शहर कोसार लिखा है। जामे सरशार का पहले उन्वान क्या था? तो आप कहेंगे कि फसाना जदीद था। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरी चीज़, अवध अखबार के ये मुदीर कब मुकर्रर हुए थे? तो 1878 में ये उससे जुड़े थे। 1878 आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। इनके ख़ानदान कहाँ का रहने वाला था? तो वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। इतनी बातें मोटी मोटी आपको हर हाल में याद ही होंगी, उम्मीद करता हूँ। और दूसरी चीज़ आगे खमकदा सरशार भी इनका लिखा हुआ है, ये भी आपको अगर पूछा जाए किसका है तो ये भी आपको बताना है। अच्छा, दूसरी बात 1895 में किसमें, मतलब 1895 में सरशार जो हैं वो कहाँ गए थे? तो हैदराबाद चले गए थे। अब तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखिए, एक बात यहाँ पे सिलसिले में याद रखिएगा, जो इनका फसाना आज़ाद जो है वो 4 जिल्दों पे है। ये चीज़ आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। बाकी देखो, बिछड़ी दुल्हन है, पी कहाँ है, कुड़ुम है, ये भी इनकी ही तसानीफ़ें हैं और ये कॉमन है, ये सभी को मालूम होती हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस अदीब ने जो अब्दुल वहाब नजदी का रिसाला तौहीद का तर्जुमा करके अपनी तसनीफ़ ज़िंदगी का आगाज़ किया? यानी अपनी जो अदबी सफ़र जो उसने शुरू किया है, तो वो दर्ज झेल में से कौन सा अदीब है जिसने तौहीद रिसाला को अपनी तसनीफ़ ज़िंदगी का आगाज़ किया है वहाँ से? दूसरी बात, ये जो रिसाला है अब्दुल वहाब नजदी का, ये आई थिंक फ़ारसी में निकलता था, इसका तर्जुमा करके इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तो किसने शुरुआत की थी? तो अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर ने तौहीद रिसाला जो है अब्दुल वहाब नजदी का, उन्हीं का इस रिसाले का तर्जुमा करके अपनी अदबी सफ़र की ज़िंदगी का आगाज़ किया था। ये बात आपको याद रहेगी। 1860 में पूछा जाए अगर अब्दुल हलीम शरर कब पैदा हुए, तो आपका जवाब होगा 1860 में। पूछा जाए कहाँ पैदा हुए, लखनऊ में। इंतकाल कहाँ हुआ है? लखनऊ में। किस सन में इंतकाल हुआ? 1926 में। इस तरह से बिल्कुल रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़, इनके वालिद का नाम आपसे अगर पूछा जाता है तो हकीम तफज्जुल का नाम आपको याद रखना है, वो इनके ही वालिद हैं, हकीम तफज्जुल, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। अच्छा, दूसरी बात, दिलगुदाज रिसाला जो है वो इन्होंने 1887 में निकाला था, ये मैंने पहले बात भी की थी। और मुल्कुल अजीज़ वर्जीना है, और साथ ही साथ में हुस्न अंजलीना है, और मंसूर मोहना है। ये जो है वो किस्तबार इन्होंने शाया किए थे। कैसे शाया किया है? तो किस्तबार इनको शाया किया है नॉवेलों को। और किस में शाया किया है? तो रिसाला दिलगुदाज में किया है। किस सन में किया है? तो 1887 में करना शुरू किया था। इतनी बात उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, इन्होंने जो है वो हैदराबाद का भी सफ़र किया था, और जो निज़ाम शाही हुकूमत थी हैदराबाद की, उसके आखिरी जो निज़ाम थे उन्होंने ही इनको वहाँ से क्या कहते हैं, मुल्क बदर कर दिया था। हैदराबाद से यूँ कह सकते हैं कि इनको निकाल दिया था, ऐसे कह सकते हैं। और वो वापस आकर के फिर लखनऊ में मुंतकिल हो गए थे। ये पूरी कहानी मैंने क्या कहा था, शुरू में कहा था, जब आपके पास टाइम हो जब ही मेरी वीडियो देखा कीजिए। वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई ख़ास चीज़ें जो है वो आप समझ भी नहीं पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसने बंकिम चंद चटर्जी, ये नाम देखिए, बंकिम चंद चटर्जी का नॉवेल दरकेश नंदिनी का तर्जुमा किया है? दरकेश नंदिनी का किसने तर्जुमा किया है? तो ये शॉर्ट वीडियो जो 1 मिनट की आती है, उसमें ये वीडियो पहले ही शायद प्ले कर दी गई है, लॉन्ग वीडियो आने से पहले। तो अब्दुल हलीम शरर का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका ए ही सही होने वाला है। अब इसके बाद में बाकी इनकी जो कॉमन चीज़ें हैं इनके बारे में वो सभी को मालूम है। उम्मीद करता हूँ उनकी चीज़ों को बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। वो कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे फ्लोरा फ्लोरांडा है, इनका लिखा हुआ मंसूर मोहना है, ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं उन पर जिक्र नहीं करना चाहता। अच्छा, एक चीज़ और इनके बारे में ख़ास जो है, मुझे जो चीज़ लगती है वो मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूँ। मौलाना जो है क्या कहते हैं, ये अब्दुल हलीम शरर ने अपने नावलों के ज़रिए क्या करा था? तो तारीख़ इस्लाम को ज़िंदा किया था। ये बात आपको नहीं भूलना है, हर हाल में आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस अदीब ने फैज़ाबाद में फ़ौज यानी वही आर्मी को उर्दू पढ़ाने की ज़िम्मेदारी कबूल की थी? तो किसने की थी? इनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी शुरू में इसका एक्सप्लेन कर दिया था। कोई सवाल इनसे मुताल्लिक आया हुआ था। तो सज्जाद हुसैन का नाम आपको, यानी मुंशी सज्जाद हुसैन का नाम आपको याद रखना है। ये बंदा, मैंने कहा इसकी डिटेल में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, और वो डिटेल वाली वीडियो भी आपको हर हाल में देखने चाहिए। देखिए, इनकी पैदाइश अगर आपसे पूछी जाती तो 1856 में इनकी पैदाइश हुई है। 1856 में पैदा हुए हैं मुंशी सज्जाद हुसैन। और दूसरी बात, 1915 में जब इसमें चौथाई का पैदाइश है तो 1915 में इनका इंतकाल हुआ है। ये बातें दो
लखनऊ के जो है वो क्या कहते हैं इनकी पैदाइश हुई है, लखनऊ के ये रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़ इनके बारे में जो आपको याद करना चाहिए वो इनका ख़ास तौर से नॉवेल लिखे हुए हैं। अवध पंच तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, और अवध पंच का ऐसा रिसाला है जिसने बहुत ही अहम काम किया था उर्दू और साथ साथ में मुसलमानों की हिफाजत के तौर पर। अब इनका जो रिसाला था अवध पंच, उससे जुड़े हुए बहुत लोग थे। वो जैसे पंडित जो है क्या कहते हैं रतननाथ सरशार हैं, वो इसी से जुड़े हुए हैं। ब्रज नारायण चकबस्त इसी से जुड़े रहे, इसी रिसाले से जुड़े रहे। मुंशी अहमद अली शौक़ जो हैं वो भी इसी से जुड़े रहे, या फिर साथ साथ में जो है सैयद मोहम्मद आज़ाद हैं वो जुड़े रहे। अकबर इलाहाबादी इसी रिसाले से जुड़े रहे। इसके बाद में मुंशी लाल ज्वाला जो हैं वो इसी से, ज्वाला प्रसाद वर्क वो भी इसी से जुड़े रहे। बहुत सारे नाम हैं जो मैं डिफरेंट नाम है वो आपके सामने नहीं लेना चाहता। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस अखबार ने अंग्रेज़ी हुकूमत की पॉलिसी का जो है तंजिया अंदाज में निशाना बनाया? तो तंजिया अंदाज में अंग्रेज़ी हुकूमत को निशाना बनाने का काम भी इसी अखबार ने किया था जिसकी मैं इतनी देर से जिक्र कर रहा था। तो आपका आंसर इसमें क्या सही होगा? फर्स्ट जिसने दिया है अवध पंच, उसका आंसर बिल्कुल एकदम राइट होने वाला है। और इसके बारे में जो तमाम चीज़ें हैं, अब वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इसके बाद में अगला सवाल है, नावल शरीफ ज़ादा का मौजू क्या है? उम्मीद करता हूँ पहली बात तो आपको मालूम होगा किसका लिखा है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का लिखा हुआ ये नावल है। बहुत इंपॉर्टेंट नावल है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने आज के वीडियो में रखे हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ, उन क्वेश्चनों से मुतालिक जो भी आपका मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी बुक मंगा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस करें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गड़बड़ प्रैक्टिस में होता है। आपको चीज़ें याद होती हैं लेकिन ऑप्शन देख करके आप भूल जाते हैं। तो शरीफ ज़ादा का मौजू जो है वो आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा की आप बीती जो है वो शरीफ ज़ादा के अंदर बयान हुई है। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही हुआ होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई होगी। तो शरीफ ज़ादा का मौजू क्या है? तो जिसमें इन्होंने अपनी आप बीती याद बयान की है। फिर से शरीफ ज़ादा पूछा जाए कौन से नावल में मिर्ज़ा हादी रुस्वा की अपनी हयात ज़िंदगी को बयान किया है, अपनी आप बीती को बयान किया है, तो आपका जवाब होगा शरीफ ज़ादा। पूछा जाए ये पैदा कब हुए हैं, तो आपका जवाब होगा 1858 में इनकी पैदाइश हुई है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक। इंतकाल पूछा जाए तो 1931 में इनका इंतकाल हुआ था। इसके बाद में मज़दरान जो है वहाँ के इनके जो है रहने वाले लोग अजदाद थे वो हिंदुस्तान चले आए थे। ये बात भी उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहना चाहिए। और जो है इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है वो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। तो किस डिग्री, पीएचडी पूछ लेते हैं, पीएचडी का कभी कभी मौजू पूछ लेते हैं, मकाला किस टॉपिक पे लिखा गया है या फिर कहाँ से किए ये पूछ लेते हैं। तो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, जबकि बीए इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी पंजाब से कर रखा था। ये बात इनके बारे में बहुत ही अहम है। एक चीज़ और एक जो है इनके वहाँ क्या कहते हैं, इनको शौक़ जो चीज़ों का था वो पढ़ाई का बहुत शौक़ था। इनके रूम में जैसे कागज़ हैं, किताबें हैं, ये चीज़ें ज़्यादा पड़ी रहती थी। इस तरीके के ये चीज़ें इसलिए बताया जाए, पूछी तो नहीं जाएगी लेकिन इसलिए बता देते, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। तो इनको किस चीज़ का शौक़ था, तो किताबें जो हैं, रिसाले जो हैं और तमाम तरह के डिफरेंट कागज़ पड़े रहते थे, कुछ लिख करके डाल दिया है। तो इस तरीके की इन्होंने रूम की अपने हालत बना रखी थी, बहुत ज़्यादा किताबें। और दो चीज़ें, एक हुक्का और एक अंगूठी इनके पास हमेशा रहती थी, और साथ साथ में ये कागज़, पढ़ाई का बहुत शौक़ था। वो जानिसार अख्तर का शेर है ना कि ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबें, ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबें, ये सब किसी एक बेवफा को भुलाने के लिए हैं। ये जॉन एलिया का शेर है। कहता है कि तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो इस तरह की हालत बना के रखी थी क्या कहते हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने। ये चीज़ें हमें आपके सामने इसलिए बयान करता ताकि इनके बहाने से आपको चीज़ें याद रहें। अब आई थिंक से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। शायरी का शौक़ तो था ही मिर्ज़ा। और दूसरी चीज़ इनका जो एक और नावल है उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ, जब इतनी बात आई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शरीफ ज़ादा तो इनकी अपनी आप बीती है, लेकिन साथ साथ में ज़ाते शरीफ भी इनका लिखा हुआ नावल है, और तो उसका मौजू आपको याद रखना चाहिए। उसमें जो है अवध पर जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ था उसके हालात और बयान किए गए हैं। साथ ही साथ में उसमें जो क्या कहते हैं ये आला तबके के या जो वहाँ के नवाब थे उनके ख़ानदान में जो मसाइब और जो परेशानियाँ खड़ी हुई थी, मुश्किलात खड़ी हुई थी, उनका बयान
किस में मिलता है कि तो वो मिलता है ज़ात शरीफ में। लखनऊ की बर्बादी का हाल किसी में बयान हुआ तो ज़ात शरीफ में बयान हुआ। ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद और राशिदुल खैरी में रिश्ता आपको बताना है क्या है। तो इसमें बहुत आसान सा सवाल का जवाब होगा और ये सभी को मालूम होगा। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो पहला वाला सही होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो फूफा थे, किसके थे फूफा, तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद फूफा हैं राशिदुल खैरी के। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और यहीं तक हम आपसे बात को ख़त्म करना चाहेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों में कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी अपनी जान लगा देता हूँ। आप यकीन जानिए कि आधा घंटा पौन घंटे की वीडियो के पीछे 2-3 घंटे की मेहनत लगी होती है और कई लोगों की लगी हुई होती है। उसके बाद ये रिसर्च करके आपके सामने क्वेश्चन और आंसर रखे जाते हैं, फिर उनका एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपको अच्छे फिर भी ना लगते हो तो आप डिसलाइक कीजिए, प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। लाइक कीजिए या ना लिख कीजिए, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। आपको वीडियो देखना हो तभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस जो है क्या कहते हैं कि इससे आपको लगता है किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आप मशवरा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।